दोस्तों नमस्कार। मैं एपी सर आप सभी का एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति को पूरी तरीके से और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है, तो हम अगला आज के टॉपिक में क्या समझने वाले हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। तो आज की क्लास में हम भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप याद करिए, हमने एक चीज और आपको बताया था, ये अभी भी कौन चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है ये भाग 5 चल रहा है। कौन सा भाग चल रहा? 5। और भाग 5 में हमने कहा था, क्या कहा था कि भाग 5 में अध्याय 1 चल रहा है। भाग 5 का अध्याय 1 चल रहा, और अध्याय 1 में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और यहां किस कार्यपालिका की बात हो रही है? संघीय कार्यपालिका की। किसका उल्लेख किया गया? संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। हमने फिर आपको कहा था कि संघीय कार्यपालिका के संबंध में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक का है, क्योंकि 79 से आगे संसद की शुरुआत हो जाएगी, यानी पार्लियामेंट की शुरुआत हो जाएगी। तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख कितने अनुच्छेद में किया गया? तो हमने कहा अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच क्या संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। और इसी संघीय कार्यपालिका को ही इंग्लिश में यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है, संघीय कार्यपालिका के नाम से जाना जाता। इसी 52 से 78 तक याद करिए, जो ये संघीय कार्यपालिका है, क्या है? जो ये संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका में हमने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद हमने आपको कौन कौन बताए? हमने अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक की यात्रा करवाई। इसी संघीय कार्यपालिका में अब जो हम आज आपका टॉपिक भी चूज किए हैं, इसी में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। किसका उल्लेख किया गया? उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। और उपराष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल की बात की गई है, तो ये 63 से लेकर के 70, अनुच्छेद 63 से लेकर के, तो उपराष्ट्रपति के लिए अगर आर्टिकल पूछे, जिसकी हम पहले चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक इसकी उल्लेख किया गया है। और इसी में भारत के महान्यायवादी, इसकी भी हम आगे बात करेंगे, भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी यानी अनुच्छेद 76 का उल्लेख किया गया। और इसी संघीय कार्यपालिका में ही किसका उल्लेख किया गया है? इसका प्रधानमंत्री, पीएम सहित अन्य मंत्रियों की बात की गई है, जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अन्य मंत्रियों यानी इसमें पीएम भी शामिल होता है, संघीय कार्यपालिका में अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति भी शामिल होता है, उपराष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की इसमें चर्चा, पीएम सहित अन्य मंत्रियों की इसमें चर्चा की गई है, जो संघीय कार्यपालिका का पार्ट है। तो इसमें है पीएम वाला टॉपिक,
हम एक बार फिर से हम समझेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इन सब के बारे में एक बेसिक हमने कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताई थी। लेकिन एक डिटेल एनालिसिस से एक बार फिर से जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वहाँ एक बार फिर से बताएंगे। तो अब ये मानिए कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पहला महामहिम भारत के राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में महामहिम भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, जो आज का टॉपिक भी है। फिर आपका संघीय स्तर के जितने भी मंत्री होते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल होती है और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाता है। क्लियर। अब इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, आज का जो टॉपिक है सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का अगर आपसे ये भाग पूछा जाए किस भाग में इसकी चर्चा है, तब आंसर आप क्या मारेंगे, भाग 5। अध्याय पूछा जाए तो ये अभी कौन अध्याय चल रहा, अध्याय 1। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हमने क्या कहा, 63 से लेकर के 70 तक उल्लेख किया गया। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति, पहले एक चीज और जान लीजिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये रैंक के हिसाब से, रैंक अगर देखा जाए तो सबसे एक पे भारत का पहला नागरिक, भारत का प्रथम या पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिए भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन दूसरे स्थान पे रैंक के हिसाब से सेकंड रैंक पे किसको रखा गया, तो सेकंड रैंक पे हमने ध्यान से समझिएगा किसको रखा गया, उपराष्ट्रपति को। सेकंड नंबर पे किसको रखा गया है, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा रैंक दिया गया है ये भारत के उपराष्ट्रपति को दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक ये जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो ये पद है, उपराष्ट्रपति का पद, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये लिया कहाँ से गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पद है यह कहाँ से लिया गया, तो यह अमेरिका, कहाँ से लिया गया, अमेरिका, जिसे यूएसए आप कहते हैं, वो यूएसए के उपराष्ट्रपति के पद के समान है, उपराष्ट्रपति के पद के समान है, पद के समतुल्य। पद के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समतुल्य रखा गया, वहां से लिया गया है। अब भारत के राष्ट्रपति को हम लोग समझते हैं कि कौन सी संवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान की बात होगी, किसकी बात होगी, संवैधानिक प्रावधान की बात होगी, तो हमने अभी कहा कि कोई ना कोई आर्टिकल का जिक्र जरूर आएगा। तो जो हम 63 से लेकर के, कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 70 तक की
चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए, यानी संवैधानिक प्रावधान में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, तो अनुच्छेद 63 से लेकर के 70। ये आर्टिकल भी पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीसीएस उनमें क्या, अब सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या है, पूछे जा रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान। क्या संवैधानिक प्रावधान किया गया है? सबसे पहले इसको जब हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो यहां एक शुरुआत करिए, अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 63। जैसे हमने अनुच्छेद 52 में कहा था, क्या कहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा गया था? अनुच्छेद 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सेम एज यहां अनुच्छेद जो 63 है, ये क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें कही गई है? ये अनुच्छेद 63 में कही गई। इसका मतलब हुआ कि जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे उपराष्ट्रपति ही एक ही हो सकता, एक से अधिक नहीं हो सकता। एक से अधिक उपराष्ट्रपति का मतलब हुआ संविधान में परिवर्तन या संशोधन करना होगा। तो अनुच्छेद 63 में क्या कहा कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। सॉरी, अनुच्छेद 52 में जैसे लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सेम एज अनुच्छेद 63 में लिखा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। भारत का ये क्या होगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 64 ये काफी काम का है, सब भूल जाइए, लेकिन अनुच्छेद 64 मत भूलिएगा। 64 देखो, यहां क्या आ रहा, 4 आ रहा है, चौथी। तो यहां एक चीज, यहां का 4 निकाल लो, चौथा या 4, जो चौथी अनुसूची है, अनुसूची आपको याद करवा देंगे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। 64 का 4 निकाल लीजिए, और 4 से कौन, चौथी अनुसूची। और चौथी अनुसूची क्या बताती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो एक साथ 2 चीजें बता देंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी, सीटों का एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो 64 के 4 से एक चीज और आपको याद हो गई कि चौथी अनुसूची पूछे तो इसका संबंध राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं इससे है। और यहां राज्यसभा निकल आया तो अनुच्छेद अब 64 आप कहेंगे कि ये जो 64 लिखे हैं ये राज्यसभा लिखने के बाद आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 64 है ये राज्यसभा से संबंधित है, और राज्यसभा से किस रूप में संबंधित है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, क्लियर हुआ, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, एक्स ऑफिसियो इसी को कहा जाता। तो हमने क्या कहा कि इसमें अनुच्छेद 64 क्या बात करता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो।
क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अफिसियो। ये कौन होता है? बहुत बार ये पूछा गया। अनुच्छेद 64 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 64 किसकी बात करता? तो हमने क्या कहा? अनुच्छेद जो 64 एक कहता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा, क्या होगा? पदेन सभापति। ये कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता? भारत का उपराष्ट्रपति। आप कहेंगे पदेन सभापति क्या होता है? पदेन सभापति का मतलब हुआ कि हमेशा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के रूप में काम नहीं करता है, लेकिन जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है तब आकर के, यानी सदन की अध्यक्षता से लेकर के अन्य जो सदन राज्यसभा के काम हैं उन गतिविधियों को भारत का उपराष्ट्रपति संपादित करता है। इसीलिए क्या कहा जाता, जब जरूरत हुई तब उपराष्ट्रपति आ जाएगा राज्यसभा में, जबकि परमानेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता। जब इस प्रकार किसी व्यक्ति की तैनाती या नियुक्ति की जाती है तो इसी को पदेन सदस्य के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? इसी को पदेन सदस्य के रूप में जाना जाता है, एक्स अफिसियो मेंबर के नाम से जाना जाता। तो आपको हमने जिस तरीके से याद करवाया वैसे याद रखिए। 64 हमने आर्टिकल, जब भी 64 आ जाए तुरंत लास्ट का 4 उठा लीजिए, और 64 का 4 का मतलब उपराष्ट्रपति का कोई ना कोई संबंध चौथी अनुसूची से कोरिलेट करिए। चौथी अनुसूची में हमने कहा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन एक पंथ दो काज हो रहे हैं। आपके आम के आम गुठलियों के दाम हो रहे हैं कि एक, यानी एक साथ 2 आर्टिकल आप बिल्कुल 2 बातें याद कर लिए पॉलिटी की, कि चौथी अनुसूची में भाई राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, यानी चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा से है। तो यहां राज्यसभा का मतलब हुआ कि जो आर्टिकल 64 है इसका संबंध भी राज्यसभा से है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में। तो 64 आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का, जो उपराष्ट्रपति होगा ये क्या होगा? ये राज्यसभा का पदेन मेंबर होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा, पदेन सदस्य होगा। अब बात आती है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 आगे आइए, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या? अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या बात करता है? यहां 65 का 5 से 5 पा से प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी कैसा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो 65 का लास्ट वाला 5 से प्रेसिडेंट, यानी 5 से आपका प्रेसिडेंट, तो आपका 5 उठा लीजिए, तो इससे क्या बन जाएगा? 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। उपराष्ट्रपति काम करता है। कब? तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति ना हो या अर्जेंट, उनका कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया है। राष्ट्रपति कई बार आप देखते हो दौरे पर जाते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब दौरे पर गए थे 1960 के दशक की बात है, तब उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था। और यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? इसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया? अनुच्छेद 65। अब प्रश्न है कब? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम करेगा, यानी कब, इस कब का आंसर है। अब आप अपने आप सोचिए कब काम करेगा, यानी जब 2 हैं आकस्मिक पद खाली हो जाए।
आकस्मिक पद, आकस्मिक रिक्ति, अचानक त्यागपत्र दे दे, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति कब होगी? त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे। दूसरा मृत्यु हो जाए, या तीसरा क्या और हो सकता है? राष्ट्रपति मरा गए तो जाहिर सी बात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने क्या कहा? त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र का सोच लिए त्यागपत्र दे दे। और एक चीज और याद रखिए, जो राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं ये उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। एक दूसरे को त्यागपत्र सौंपा जाता अगर सौंपना हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हमने ये कहा, ये सोचिए क्या हो सकती है। राष्ट्रपति मर गए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, आकस्मिक रिक्ति की बात कर रहे हैं, अचानक पद खाली हो जाए। आकस्मिक रिक्ति और किन कंडीशन में हो सकती है? किसकी? राष्ट्रपति की। तो हमने अगली कब रिक्ति हो सकती है? चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए, चुनाव अवैध, या राष्ट्रपति जो चुनाव जीते थे, राष्ट्रपति उम्मीदवार अयोग्य हो जाए, वो योग्यता नहीं रखता था, अयोग्य डिस्क्वालिफाइड हो जाए, गलत तरीके से राष्ट्रपति पद प्राप्त करने की कोशिश किए थे, तो अगर ये कंडीशन बनती तो इसको बोलते आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति, और जब भी आकस्मिक रिक्ति होगी तब, और दूसरा है अब्सेंट, अब्सेंट अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अपने पद पर नहीं है। अनुपस्थित कैसे होंगे? जैसे बीमार है, बीमारी की दशा में, आवश्यक कार्य से दूसरे देशों का दौरा, आवश्यक कार्य से दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब भी एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में समस्त सुविधाएं प्राप्त होंगी, यानी समस्त सुविधाएं प्राप्त। जब भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति काम करेगा, तो उसे उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन भत्ता सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वैसे तो आपको हम बता दें, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन भत्ता मिलता भी नहीं है। संविधान में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया, देयर इज नो प्रोविजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रोविजन नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इससे समस्त प्रकार की
वेतन भत्ते सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होती। अनुच्छेद 64 अभी हमने बताया, अनुच्छेद 64 के अनुसार अगर वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसे राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में समस्त प्रकार के वेतन भत्ते व सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जिस रूप में वो काम करेगा उस पद के अनुरूप उसे वेतन भत्ता समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहां तक क्लियर? अब आप कहेंगे क्या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनको यानी उपराष्ट्रपति के रूप में एक काम किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं? ये भी आपको ये समझना चाहिए। ये तो उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल के लिए ये जान लीजिए ये व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 65 तक बिल्कुल दिमाग में फीड हो गया होगा। अनुच्छेद 63 क्या लिखा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहा? राज्यसभा का वह पदेन सभापति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। 65 क्या कहा? तो बिल्कुल जो कोड बताए हैं उस कोड से आपको याद होना चाहिए। तो 65 में हमने क्या बताया अभी, यानी प्रेसिडेंट के रूप में वो जब भी कार्य करेगा, जिसे कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो कब काम करेगा? आकस्मिक रीति, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, और आकस्मिक रिक्ति कब होगी? तो आकस्मिक रिक्ति में मृत्यु, त्यागपत्र, चुनाव अवैध हो जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए, 4 कंडीशन है। और दूसरी अब्सेंट रहता है, अब्सेंट भी कब रहेगा? बीमार है या दूसरे देश का अर्जेंट काम से दूसरे देश के दौरे पर भारत के राष्ट्रपति गए हुए, या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मेलन हो रहा है, उसमें लंबा चलने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और जब उपराष्ट्रपति का पद खाली राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 65 के मुताबिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका का निर्वहन किया जाता है। हमने अभी ये बताया, जब भी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका या अपने कार्यों का संपादन करेगा तो उसे उप राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता वह समस्त प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 65 तक की यात्रा हो गई। अब अनुच्छेद 66 में आते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 किसकी बात करता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता दो, जैसे राष्ट्रपति के रूप में अभी आपको लिख दे रहे हैं तो बताते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और प्लस अर्हता, इन दो का उल्लेख किया गया है एक ही आर्टिकल में। अगर इसकी हम तुलना करते हैं, तुलना किससे करते हैं? राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। तो वहां पर हमने कहा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन, इसके लिए अलग प्रोविजन था, अनुच्छेद 54। ठीक, अर्हता के लिए अगर हम उपराष्ट्रपति की अर्हता की बात करते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद अलग था, कोरिलेट कर लो, अनुच्छेद 58 था अर्हता। लेकिन यहां पर यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और साथ में अर्हता, दोनों बातों को एक ही आर्टिकल में शामिल किया गया है। दोनों बातों को एक ही आर्टिकल में लिखा गया, तो इसलिए अनुच्छेद 66 काफी काम का है, काफी काम का है। तो इसमें क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का हम क्या समझते हैं? निर्वाचन। क्या समझते हैं? उपराष्ट्रपति का क्या समझते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति, बात किसकी हो रही? अनुच्छेद 66 की।
अनुच्छेद 66 की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी ये निर्वाचन कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज से। यहां पर भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल, यहां पर भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसे क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। क्या बोला जाता है? यहां पर भी क्या बनता? निर्वाचक मंडल। और इस इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब हुआ लोकसभा और कौन हो गया? राज्यसभा। इसके दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होते निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, और दूसरे होते हैं नामित, नामित। यहां पर भी राज्यसभा में भी निर्वाचित और दूसरे मेंबर कौन होते हैं? नामित, नामित, ये शामिल होते हैं, यानी शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा तो इसमें निर्वाचित, नामित, निर्वाचित, नामित, ये आप सीधे समझिए कि इसमें उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों, या इसको ब्रैकेट में बोले संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य क्या होते हैं? शामिल। सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कौन नहीं शामिल होता है? भाई दोनों सदनों के समस्त सदस्य अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति से अगर तुलना करिए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने कहा था केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड मेंबर शामिल होते थे। वहां पर केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के। यहां पर सभी निर्वाचित हो, नामित हो, लेकिन संसद का मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमपीज होना चाहिए। और एमपीज भी ये कहां का होना चाहिए? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ओनली, इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब यहां से एक पॉइंट और आपका निकलता है। क्या निकलता है? कि कौन शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं, कौन शामिल नहीं, कौन शामिल नहीं होता? नंबर एक, विधानसभा के सदस्य। जैसे राज्यों में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है तो विधानसभा के मेंबर शामिल नहीं होते, यानी एमएलए इसमें शामिल नहीं होते हैं। और कौन नहीं शामिल होते? नंबर दो, विधान परिषद के मेंबर वहां भी शामिल नहीं होते थे। विधान परिषद के मेंबर यहां पर भी शामिल नहीं होते। विधान परिषद के सदस्य ये भी शामिल नहीं होते। इसको एमएलसीज के नाम से जाना जाता, तो ये भी शामिल नहीं होते हैं। क्लियर? अब अर्हता की हम लोग बात कर लेते हैं। कि उपराष्ट्रपति की अर्हता क्या होती है? उपराष्ट्रपति की अर्हता क्या होती है?
अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, क्या समझने जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति की अर्हता। उपराष्ट्रपति की अर्हता भी हमने कहा किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 66 में ही उल्लेख है। तो उपराष्ट्रपति की अर्हता क्या लिखा गया? एक चीज यहां और ध्यान दीजिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है? तो ये उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो हमने क्या कहा? इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज से हो। लोकसभा, राज्यसभा, ऑल एमपीज इससे मिलके बनेगा। तरीका क्या है? तो तरीका की बात करें, राष्ट्रपति की भांति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की भांति इसका भी तरीका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की भांति, निर्वाचन की भांति। तो कौन सा तरीका हम बताए थे? आनुपातिक या समानुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। तरीका क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मतदान, एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणी मतदान प्रणाली, एकल हस्तांतरणी मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली। ये प्रणाली जैसे राष्ट्रपति में बताए थे, तो यहां हम नहीं बता रहे। यहां भी जो यानी उम्मीदवार को, मान लो उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है और जो वोट दे रहा है एमपी, उससे कहा जाता है कि नंबर 3-4 जो उम्मीदवार होते हैं उनसे कहा जाता है आप प्रेफरेंस अपनी मत का डालिए कि आपका वोट किस प्रेफरेंस में किस कैंडिडेट को जाएगा। वरीयता क्रम यहाँ भी तय करना होता है। और यहाँ भी उपराष्ट्रपति के लिए एक न्यूनतम कोटा 50% + 1 जैसे राष्ट्रपति के लिए था, वैसे यहाँ पर भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो इसी को क्या कहा जाता? इसी को सिंगल यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणी मतदान प्रणाली कहा जाता। और इसको इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता? तो इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन की मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। किस नाम से इससे जाना? शॉर्टकट में बोले तो इसको पीआर की कौन से मेथड? यस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से, और फिर 50% + 1 फर्स्ट काउंटिंग होती। अगर कोई कैंडिडेट 50% + 1 वोटिंग प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट 50% + 1 वोटिंग नहीं प्राप्त कर पाया तो जो सबसे कम
प्रेफरेंस जिसको दी गई थी उसको हटा दिया जाता है और उसके वोटों को अन्य उम्मीदवारों में जो प्रेफरेंस तय की गई थी उस क्रम में वोटों का वितरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार दूसरे राउंड में देखा जाता है कि किसी को 50% प्लस वोटिंग प्राप्त हुआ कि नहीं, और यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 50% प्लस 1 का जो न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त ना हो जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी का कोई डाउट, कोई इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी के आगे हम अर्हता, हमने कहा निर्वाचन तरीका, अर्हता, सब कुछ एक ही आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 66, इसी में सब कुछ लिखा गया है। तो हम उपराष्ट्रपति की अर्हता, अब क्या समझते हैं उपराष्ट्रपति की क्या अर्हता होगी? उपराष्ट्रपति के लिए अर्हता, क्या अर्हता होगी? एलिजिबिलिटी। तो एक चीज आपका पता है, कंपलसरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक दो तरीके से, जैसे जन्म से हो चलेगा या नागरिकता अर्जित नागरिकता भी चलेगी, अर्जित नागरिकता, दोनों में से कोई भी नागरिकता हो तो ये चलेगा। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त पे आइए, कितनी साल की एज होनी चाहिए? 35 साल की एज होनी चाहिए, आयु या उम्र सीमा, उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं, 35 वर्ष से कम नहीं, यानी 35 साल के तो आप होंगे ही होंगे। अगर 34 साल 364 दिन के हो तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अपना नामिनेशन नहीं कर सकते हो। तो दूसरी कंडीशन क्या है? 35 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? जैसे राष्ट्रपति के में आपने देखा था कि राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए कहा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यहां कहा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य हो जरूरी नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता, बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो तभी आप क्या योग्यता रखता हो। अगला क्या है कि कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का, कोई लाभ का पद नहीं, अगर लाभ का पद धारण करते हो तो आपका कोई लाभ का पद नहीं, लाभ का पद नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई लाभ का पद धारण करोगे तब भी भारत का उपराष्ट्रपति बनने की आपकी योग्यता नहीं है। तो कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। आप कहेंगे लाभ के पद में कौन आएगा? तो लाभ का पद ये केंद्र सरकार, संघीय सरकार के अंतर्गत हो सकता है, संघीय सरकार, राज्य सरकार हो सकता है, राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, या एनी अदर, कोई अन्य पब्लिक अथॉरिटी। ये चार कंडीशन होती। कोई भी आपका IAS बन गए तब, ये सब मंत्री वाले हैं, राज्य सरकार, मंत्री, सचिव, ये सब ये राज्य सरकार वाले हो गए। या कोई IAS अधिकारी बन गए, या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, यानी कोई अन्य पब्लिक अथॉरिटी,
कोई अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आपको सरकारी नौकरी मिल गई, कोई अन्य, तो ये सब आपके लाभ के पद में शामिल होते हैं। किसमें? लाभ के पद में शामिल होते हैं। तो अगर ये सब आप धारण करते हो तब भी आप उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखते हो, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखते हो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं है। लाभ का पद नहीं, अगर आप लाभ का पद नहीं, लाभ का पद नहीं, जैसे राष्ट्रपति हो, चाहे कार्यवाहक हो, सिटिंग, आप राष्ट्रपति हो तब लाभ का पद नहीं, तभी आपका आएगा। लाभ का पद ही हो, ये नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति हो, ये सिटिंग, सिटिंग मतलब वर्तमान में होने चाहिए, सिटिंग प्रेसिडेंट, ये भी लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति, ये भी लाभ का पद नहीं है। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स दोनों स्तर पे, कैबिनेट और स्टेट, ये भी लाभ का पद नहीं है। कैबिनेट और स्टेट दोनों स्तर पे अगर आप मिनिस्टर हो तो ये भी आपका लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। और साथ में गवर्नर, तो ये प्रमुख रूप से गवर्नर या राज्यपाल, इन पदों को, राज्यपाल, इन पदों को क्या है, लाभ का पद कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गई कि अब उपराष्ट्रपति के लिए ये आपकी टर्म्स हो गई। अब कंडीशन क्या है कि कोई भी मुंह उठा के चला आया, क्या उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, या उसके लिए भी कुछ प्रावधान है? हमने आपसे कहा कि मान लो कोई मुंह उठा के चल दे कि हम जा रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने, क्या उसे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाना चाहिए? तो कंडीशन है कि नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ, फॉर द इलेक्शन ऑफ, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए क्या शर्त है? भारत के उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए, नामांकन के लिए शर्त, तो आपके प्रस्तावक कितने होने चाहिए? जैसे राष्ट्रपति के मामले में प्रस्तावक कितने? 50 लोग आपको 20 लोग प्रस्तावक। और राष्ट्रपति के मामले में कितना बताए थे? 50। तुलना करो। प्रस्तावक के बाद जो सेकेंडर्स हैं, अनुमोदन सेकेंडर्स, इनकी संख्या भी यहां 20 रखी गई। राष्ट्रपति के मामले में कितना था? वहां 50-50 था, 50 ये था। और साथ में आरबीआई के खाते में सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी, सुरक्षा जमा राशि, सुरक्षा जमा राशि कितना आपको जमा करना होगा? तो दोनों के मामले में क्या बताया गया था? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आरबीआई के अकाउंट में आपको जमा करना होगा। ये कंडीशन है। यानी 20 एमपीज ऐसे हों जो आपके नाम का
प्रस्ताव करें। अगले 20 जो होने चाहिए वो सेकेंडर्स होने चाहिए, यानी अनुमोदन वो करें। तो कुल मिलाकर, और दोनों एक जैसे नहीं हो सकते कि 20 उसमें भी आ करके फिर सेकंड काउंटिंग, ये रिपीटेशन नहीं होगा। जो 20 कैंडिडेट हैं फ्रेश, अगले 20 जो एमपीज हैं फ्रेश, दोनों 20-20 फ्रेश होंगे, तभी आपका क्या है, आपके पक्ष में अनुमोदन करें, आपके पक्ष में समर्थन करें, तभी आप क्या बन सकते हो, भारत के उम्मीदवार घोषित हो सकते हो, आपका अनुमोदन हो सकता है। तो ये था आपका आर्टिकल कौन, तो आर्टिकल हमने किसका बताया, आर्टिकल 66 बताया। क्या बताया, आर्टिकल 66 66 में क्या प्रोविजन किया गया उसको भी हमने आपको बताया। तो ये आपका आर्टिकल 66। अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, और अगला आपका आर्टिकल है ये 66 के बाद आता है आर्टिकल। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां उपराष्ट्रपति जैसे ही आप बनोगे, इसको भी यही निपटा दो। उपराष्ट्रपति बनते ही शर्तें क्या है, उपराष्ट्रपति बनते ही जैसे ही आप इंटर ऑन ऑफिस करते हो, इंटर ऑन ऑफिस, इंटर ऑन ऑफिस, पद धारण करते हो, पद धारण करते ही क्या करते हो, पद धारण करते ही संसद अथवा स्टेट, यानी दोनों है, संसद या राज्य विधान, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, राज्य विधान, राज्य स्टेट लेजिस्लेचर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों के सदस्य नहीं रहोगे, सदस्य नहीं, काम खत्म। और कोई भी लाभ का पद, अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करोगे। तो पहला ये हो गया, और दूसरा कोई अन्य लाभ का पद नहीं, कोई अन्य लाभ का पद नहीं, लाभ का पद नहीं, कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकते हो, कोई लाभ का अन्य पद नहीं धारण कर सकते हो। तो ये दो कंडीशन उपराष्ट्रपति के लिए क्या की गई, अनिवार्य की गई है। बात समझ में आई। अब हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, और अगला आर्टिकल है आपका 67। चुनाव हो गया, निर्वाचन हो गया, शर्तें हो गई, तो जाहिर सी बात अगला क्या आएगा, पदावधि, अगला तो वही आना है। अगला कौन सा आर्टिकल आएगा भाई, आपका ये निर्वाचन हो गया, शर्तें हो गई, सारी कंडीशन बता दी गई, तो आप पद कब तक पद पे बने रहोगे। तो ऐसे कोरिलेट कर लिए, 66 में आपकी समझ गए, वो निर्वाचन था, रहता था, निर्वाचन चुन उनके आ गए, ऑफिस भी धारण कर लिए, तो कितने दिन तक पद पे बने रहोगे। ये जो पदावधि है, इस कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 67। तो अब हम समझने वाले हैं अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। कौन सा आर्टिकल, 67। आर्टिकल 67 में लिखा क्या गया है, पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या लिखी गई, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, उपराष्ट्रपति की पदावधि। इसमें क्या कहा गया, 5 वर्ष सामान्य दशा में, नॉर्मल स्थिति में सामान्य दशा में 5 वर्ष होती, कितनी होती, 5 वर्ष।
पदावधि कितनी 5 वर्ष की होती है, और ये 5 वर्ष कब से काउंट की जाती है? 5 वर्ष कब से? तो उपराष्ट्रपति जिस दिन पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति जिस दिन पद धारण करता है, पद धारण करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन भी वो अपना पद धारण कर लेगा, उस दिन से काउंट होता है कितने दिन के लिए? 5 साल के। जैसे आज 10 तारीख है, आज से जिस दिन आप पद यानी ऑफिस को धारण कर लोगे, उस दिन से क्या होगा? अगले 5 वर्षों के लिए ये काउंट किया जाता है। 5 वर्षों के लिए क्या काउंट। किंतु उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पहले भी, 5 वर्ष के पहले भी, किंतु उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पहले भी पद खाली कर सकता, पद खाली कर सकता है। कैसे? तो ये क्या क्या कंडीशन है? उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के पहले कैसे खाली होगा? तो एक तो सबसे है त्याग पत्र, रिजाइन कर दे। और भारत के संविधान में क्या लिखा गया कि जो उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता? उपराष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र किसको दिया जाता है? के द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाता है, दिया जाता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाता है। दूसरा, और कौन? उपराष्ट्रपति का एक तो ये कंडीशन हो गई, उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की अन्य कंडीशन, अन्य शर्तें, अन्य परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? अन्य कौन सी परिस्थितियां जिसमें पद खाली हो सकता है उपराष्ट्रपति का? तो अन्य शर्तों में अगर बात करें तो ये क्या? मृत्यु हो जाए, मर गए, डेथ हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है मृत्यु होने की? शर्त, कार्य करने में असमर्थ, पद के दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए, पद का दायित्व निभाने में, पद के दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए। तीसरा कौन है? रिमूवल, इनको हटाया जाना, रिमूवल, हटाया जाना। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 61 में हमने पढ़ा था नोट, क्या अनुच्छेद 61 में
राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में क्या उल्लेख किया गया था? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख था। महाभियोग की भांति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। के संदर्भ में भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उस पर महाभियोग चलता है, क्या इसी भांति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता? आंसर है नहीं। संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसे कैसे हटाया जा सकता? तो इसे सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता। ये मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से पद से हटाया जाना। कैसे? यही तो आंसर है, कैसे हटाया जाएगा। तो ये कैसे होगा? मेजॉरिटी, बहुमत चाहिए। मेजॉरिटी कैसे पद से हटाया जा सकता? मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, मान लो आज ये प्रस्ताव, और ये जो प्रस्ताव होगा ये कहाँ लाया जा सकता है? तो ये प्रस्ताव कहाँ आएगा इसको हटाने का? राज्यसभा। कहाँ आएगा? राज्यसभा में। प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर वहां राष्ट्रपति को हटाने का यानी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में ला सकती हो। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव आप केवल और केवल कहां ला सकते हो? केवल और केवल राज्यसभा में ला सकते हो। तो ये राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा तो यहां से क्या उपस्थित, यानी तत्कालीन, इसको क्या बोलते हैं? तत्कालीन सदस्यों के समान बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। समान बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और यह प्रस्ताव पारित होके कहां जाएगा? दूसरे सदन अर्थात लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव क्या होगा? भेजा जाएगा। अब वहां ये प्रस्ताव गया तो वहां भी ये प्रस्ताव कहां पहुंचा? लोकसभा। दूसरे सदन लोकसभा में प्रस्ताव जाएगा, और लोकसभा की क्या चाहिए? लोकसभा की सहमति। लोकसभा की क्या चाहिए? सहमति। एग्रीड टू बाय लोकसभा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीड टू
बाई एग्रीड टू बाई लोकसभा, एग्रीड टू बाई लोकसभा, एग्रीड टू बाई लोकसभा। लोकसभा की क्या चाहिए? सहमति। और जैसे सहमत हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया किसके संबंध में की गई है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की बात की गई है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, किन स्थितियों में, यानी ग्राउंड्स, ये उपराष्ट्रपति को पद से किन ग्राउंड्स, आप ग्राउंड्स की बात नहीं करता है, ग्राउंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स की बात नहीं करता। ग्राउंड क्या ग्राउंड होना चाहिए? ग्राउंड भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। किन पृष्ठभूमि में इसे पद से हटा दिया जाएगा, ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख नहीं। जबकि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए उल्लेख है, उल्लेख है। क्या उल्लेख है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का उल्लंघन करे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर ये आपका स्टेटमेंट डाल करके आपसे गलत करवाया जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको यहां पर क्या, यानी कोई भी स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा और आपको यहां गलत करवाया जा सकता है, गलत करवाया जा सकता है। ठीक, तो ये आपका, यानी उपराष्ट्रपति किस ग्राउंड्स के आधार पे, उसकी क्या शर्तें हैं, किन कंडीशन में, क्या संविधान का उल्लंघन हो या असक्षम हो, किन, यानी किन परिस्थितियों में उसे पद से हटाया जाएगा, इसका भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। एक चीज और, जब तक इसका उत्तराधिकारी, यानी कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, कार्यकाल अवधि, कार्यकाल को लिखिए अवधि, अवधि, अवधि 5 वर्ष पूरी होने के बाद भी, पूरी अवधि 5 वर्ष पूरी होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है, उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है, बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी, यानी अगला उपराष्ट्रपति, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता, पद धारण नहीं करता। ये नहीं कि 5 साल पूरा हो गया तुरंत आपका
ये पद से हट जाएगा, ये तब तक ये आपका अगला इसका उत्तराधिकारी जब तक पद धारण नहीं करेगा तब तक ये 5 वर्ष की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। बात समझ में आई? तो ये भी हम जान लिए इसका पद कब खाली होता है, ये भी हम लोग समझ लिए। तो इसका मतलब वैकेंसी इन ऑफिस, उपराष्ट्रपति का पद कब खाली होता है? उपराष्ट्रपति का पद कब खाली, पद कब ये वैकेंट होता है, वैकेंट होता है या खाली? तो ये 5 वर्ष पूरा होने पर, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, पहला ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ आईडी, यानी 5 वर्ष, पांच वर्ष के पूरा होने पर, 5 वर्ष के पूरा होने पर, 5 वर्ष के पूरा होने पर दूसरी कंडीशन क्या है और कब उसका पद खाली होता है? त्याग पत्र दे दे। 2, तीसरी कंडीशन मर जाए, मृत्यु हो जाए, तब अगली कंडीशन है चौथी, रिमूवल, हटा दिया जाए पद से, रिमूवल, हटाया जाना, और चौथा है अदरवाइज, अन्यथा। ये चौथा पॉइंट काम का है, अन्यथा, अदरवाइज। अदरवाइज अन्यथा में क्या आएगा? 2 कंडीशन बन सकती, अयोग्य उम्मीदवार, यानी वो अयोग्य हो जाए पद के लिए, अयोग्य, और दूसरा चुनाव अवैध हो जाए, चुनाव अवैध घोषित, चुनाव हुआ लेकिन अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये कंडीशन है कि उसका पद खाली हो सकता है, उसका पद क्या हो सकता है? खाली हो सकता है, ये इसकी कंडीशन है। अब आइए, यानी 67 तक हम बात कर लिए थे, 68 यानी 68 में ये रिक्ति की बात की गई है। जब भी ये सब आकस्मिक रिक्ति होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी आकस्मिक रिक्ति होगी, अनुच्छेद किसकी बात अब हम करने वाले हैं? अनुच्छेद 68 की। किसकी बात करने वाले हैं? अनुच्छेद 68 की। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 क्या लिखता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 68 यानी रिक्ति की बात करता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, पद की रिक्ति। और यहां रिक्ति का मतलब हुआ आकस्मिक रिक्ति। अगर आकस्मिक रिक्ति होती है, आकस्मिक वैकेंट सीट होती है, तो ये 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए, हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 68 में लिखा। किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर हर हालत में चुनाव हो जाने चाहिए। और ये चुनाव कराता कौन है? चुनाव कराने के लिए किसको ऑथराइज किया गया? तो किसको? भारत के राष्ट्रपति, भारत के सॉरी, एक मिनट, यहाँ कहाँ दिमाग चल
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग को यह अथॉराइज किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग, जिसे आप क्या बोलते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कहा गया कि ये चुनाव कराएगा। तो आप याद करिए, अनुच्छेद 65 तक तो आपका याद ही हो गया, बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे आर्टिकल आपके रट जाने चाहिए। अनुच्छेद 65 तक आपको याद हो गया होगा। 66, 67, 68, 66, 67, 68 एक साथ याद करो, दिमाग में बैठाओ। कैसे हमने बताया कि 66 में क्या है, चुनाव अर्हता, निर्वाचन अर्हता, शर्तें, चुनाव निर्वाचन अर्हता शर्तें, ये सब किसमें है, सब कुछ 66 में है। 67 में क्या है, अब चुनाव हो गया, अर्हता हो गया, पद धारण कर लिए, तो कितने दिन तक पद पर बने रहेंगे, 5 साल। उसके पहले भी त्याग पत्र दे सकते हो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र थमाया जा सकता। तो ये बात पदावधि की 67 में, 2 आर्टिकल याद। 68 में जब भी वो त्याग पत्र या पद खाली होगा, आकस्मिक रिक्ति होगी, मर गए, आकस्मिक रिक्ति का मतलब अचानक मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिए, ये भी आकस्मिक रिक्ति है, या अन्य कोई हो सकता है उसमें कंडीशन, अदरवाइज चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, ये भी तो हो सकती है, या अयोग्य उम्मीदवार घोषित हो गए, तो ऐसे कंडीशन, इनको बोलते हैं आकस्मिक रिक्ति। जब भी आकस्मिक रिक्ति होगी तो उसके 6 माह के अंदर हर हालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा चुनाव कराया जाएगा और 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। ये बात किसमें लिखी गई, अनुच्छेद किसमें, 68 में, 68 में लिख गया। 68 में लिखने के बाद अब एक चीज और याद रखिए, आर्टिकल 99 हो या 69 हो, जहां ये 69, ये 99, ये सब आर्टिकल हैं, उनमें कर शपथ, अग्निपथ, शपथ का उल्लेख किया। तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां किया गया, ये आर्टिकल है 69। तो आइए, उपराष्ट्रपति शपथ क्या लेता है, उपराष्ट्रपति की शपथ, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 69। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया। किस बात की उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति की शपथ का क्या उल्लेख किया गया, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा। उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है, कहता है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा इसकी शपथ लेता है, तथा अपने दायित्वों का, अपने पद के दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, बिना भय या पक्षपात के, बिना भय या पक्षपात के, बिना भय या पक्षपात के। तो ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ ली जाती है, ये शपथ ली जाती है। बात समझ में आई, ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपका है, मान लो अभी हमने कहा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया, या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई शंका, कोई संदेह उत्पन्न हो गया, तो ये सब समाधान के लिए, यानी एक आर्टिकल पीछे याद करिए, हमने आपको आर्टिकल 1 बताया था, अनुच्छेद 71। कौन सा बताया था, अनुच्छेद 71। इसमें अनुच्छेद 71 किसकी बात करता है, तो हमने इसमें कहा था ऑल डाउट्स, कोई भी
कोई भी ऑल डाउट्स, सभी प्रकार के शंका एंड डिस्प्यूट्स और विवाद, इनका समाधान कौन करेगा? तो साफ साफ कहा गया इनका समाधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन इनका समाधान करेगा? तो साफ साफ कहा गया, क्या कहा गया कि इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये विवाद किससे संबंधित हो सकता है? ये जो विवाद हमने कहा इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और साथ में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के विवाद इसमें शामिल किए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका समाधान किया जाता है। ठीक, अब एक ही आर्टिकल लास्ट वाला बचता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 70, अनुच्छेद 70। तो इस 70 में क्या लिखा गया? 70 में लिखा गया संसद एक कानून बना करके अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने की शक्ति दे सकती है। अन्य आकस्मिकताओं की दशा में कोई भी इमरजेंसी आ गई, अन्य आकस्मिकताओं में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का, कृत्य जो काम किया जाता है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन को बता सकती है कि आपको ये काम इमरजेंसी में करना पड़ सकता है। तो ये संसद के पास ये पावर दी गई है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन करने को भी हैंड ओवर किया जा सकता है। तो ये हमने आपको क्या बताया? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी एमोलमेंट्स फिक्स नहीं करता। यानी भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगला ध्यान रखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड, ये अंडरलाइन, हैज नॉट फिक्स्ड, इसको अंडरलाइन करिए, हैज नॉट फिक्स्ड, कोई भी फिक्स नहीं करता है। एनी एमोलमेंट्स, हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोलमेंट्स, हैज नॉट फिक्स्ड any emoluments for the vice president, vice president। अब यहां आपके मन में एक मजेदार प्रश्न होगा कि कोई भी इसको एमोलमेंट्स नहीं मिलता है, इसको क्या कोई भी एमोलमेंट्स नहीं मिलता है? क्या भारत का उपराष्ट्रपति बिना वेतन के काम करता है?
तो हमने पीछे याद करो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये टर्मिनोलॉजी है जहां पर आपको क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोलमेंट्स। एनी एमोलमेंट्स का मतलब जो परिलब्धियां जो आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को दी जाती, जैसे वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, तो इसमें एनी एमोलमेंट्स कोई भी इसमें परिलब्धियां उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय संविधान में फिक्स नहीं की गई हैं, फिक्स नहीं की गई हैं। अब आप कहेंगे क्या बिना वेतन के काम करता है? आंसर है नहीं। इसे जो सैलरी मिलती है, सैलरी इसे जो मिलती है, ये किस रूप में मिलती है? राज्यसभा के पदेन सभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, इस रूप में इसे सैलरी दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसे सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इस बात को भी आप क्या यानी ध्यान रखिएगा, ठीक। इसे पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, तो इसके रूप में इसे सैलरी ये सब दी जाती है, सैलरी दी जाती है। अब इसमें भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपतियों में ध्यान दीजिएगा कि जो ये इनका चुनाव यानी इलेक्शन होता है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर एक कहां से प्राप्त होती, इसके संबंध में एक कानून भी बनाया गया। तो कानून कौन है? प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून। उपराष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, अधिनियम कब ये पारित किया गया? तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। ये 52 का है क्योंकि पहली बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। पहली बार ये 52 में, क्यों? क्योंकि पहली बार चुनाव हुआ था ये 52 में हुआ। 52 में पहली बार चुनाव कब हुआ था? 52 में हुआ था। आगे 1997 का जो चुनाव हुआ था, इसमें 1997 में संशोधन पूछा जाए तो 1997 में इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। क्या किया गया? 1997 में क्या किया गया? संशोधन। 1997 में संशोधन किया गया है। कब किया गया? 1997 में, 1997 में संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 1997 में संशोधन किया गया है। एक क्वेश्चन और आपका पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने? प्रथम व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ये कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले व्यक्ति थे जो 2 बार क्या बने? उप राष्ट्रपति बने। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भी बने हैं, सेकंड टर्म के लिए उपराष्ट्रपति ये चुने गए थे। और कृष्णकांत पहले राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी।
तो अगला है कार्यकाल के दौरान यानी ऑफिस में मृत्यु। ऑफिस में मृत्यु किसकी हुई? ऑफिस में मृत्यु, ऑफिस में मृत्यु। ऑफिस में मृत्यु वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हैं जिनकी ऑफिस में मृत्यु हुई थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो कौन थे? कृष्णकांत। आंसर क्या मारोगे? कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पहले फर्स्ट व्यक्ति है जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी। जैसे वहां बेबी गिरी की, बेबी गिरी की क्या हुई? सॉरी जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की ऑफिस में मृत्यु हो गई थी। ऐसे उपराष्ट्रपति के रूप में पहले व्यक्ति कौन थे जिनकी उपराष्ट्रपति के रूप में ऑफिस में मृत्यु हुई? तब आंसर क्या मारोगे? कृष्णकांत मारोगे, कृष्णकांत मारोगे। ठीक, तो ये था। तो ये आपका क्या था? उपराष्ट्रपति था। और हमारी तरफ से ये उपराष्ट्रपति टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब क्रोनोलॉजी इनकी अगर आपको देखना हो तो लास्ट वाले में क्रोनोलॉजी भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो कौन कब बने थे। तो ये 1900 निर्विरोध जो चुने गए थे, निर्विरोध चुने जानों में दो हैं, शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये निर्विरोध चुने गए थे। तो ये 1952 से 57 डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन 57 से 62, तो फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, तो 1952 से 62 उपराष्ट्रपतियों की क्रोनोलॉजी, उपराष्ट्रपतियों का क्रम। उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्नीस सौ बावन से लेकर के 62, नंबर 1। नंबर 2, 2 पे कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 67। तीसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद फिर बीबी गिरी, बीबी गिरी 1967 से लेकर 69, 1967 से लेकर 1969, क्योंकि फिर चुनाव में ये उपराष्ट्रपति से 1967 से लेकर 1969 इसलिए क्योंकि चुनाव में चले गए थे 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में 1969। चौथे नंबर पे इसके बाद जीएस पाठक, तो अपनी जीएस अच्छी करो। तो जीएस पाठक 1969 से लेकर 1974, जीएस पाठक, जीएस पाठक 1969 से 74 पांचवें नंबर पे। 74 से 79, 74 से लेकर 79 बीडी जत्ती, बीडी जत्ती 74 से 79, बी डी जीएस फिर बीडी, जीएस बीडी, जीएस पाठक फिर बीडी जत्ती 1974 से लेकर 1979, 1979, 79 से 84 यम हिदायतुल्लाह, ये
एकमात्र आगे हम बात करेंगे एम हिदायतुल्लाह। ये बने थे 1979 से लेकर 84। ये हो गए 7 नंबर पे। चौरासी से 87 वेंकट रमन। 84 से 87 वेंकट रमन। 84 से 87 ये 3 साल केवल रहे, क्योंकि राष्ट्रपति का फिर 87 में चुनाव। ये 87 तक क्यों? क्योंकि 87 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में पहुंच गए, इसलिए इनका कितना 1984-87। ये है कौन है? वेंकट रमन, 7वें नंबर पे। वेंकट रमन के बाद 8वें पे आइए। वेंकट रमन हो गए। वेंकट रमन के बाद फिर अगला कौन है? वेंकट रमन यानी शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे 5 साल के लिए, तो शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये 87 से लेकर 1987 से लेकर 92, क्योंकि 92 में फिर ये क्या बनेंगे? शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति। 9 नंबर पे फिर कौन आएंगे? शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन, क्योंकि इसके बाद फिर 97 से 2000 के बीच वो बने थे, तो इनका क्रम है शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन। 1992 से 97। 1992 से 97। 97 के बाद दो कृष्णकांत। कौन? कृष्णकांत। तो ये 9 नंबर पे हो चुका। 9 के बाद 10 कृष्णकांत। 1997 से 2002। के कब बने थे? के उपराष्ट्रपति 97 से 2002। के बाद फिर के कृष्णकांत, फिर आपके कौन है? BS शेखावत। 11 नंबर पे कौन है? BS शेखावत। ये 2002 से लेकर के 2007। के BS शेखावत, के BS शेखावत। और फिर हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2 बार बने हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी, तो इनका 2 टर्म रहा, 7 से लेकर 12 और 2012 से लेकर 17। फिर आपका 13 नंबर पे और एम वेंकैया नायडू। ये कब बने हैं? एम वेंकैया नायडू 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22, 2017 से लेकर 2022 एम वेंकैया नायडू। उसके बाद 14 नंबर पे कौन है इस समय? जगदीप धनखड़। ये 2022 से लेकर 2027। ये जगदीप धनखड़ का पूछा जाए तो आपके सामने कौन से नंबर पे आपको ये आया? तो यहां देख लीजिए इनका क्रम 14 नंबर पे। वैसे वो 16 नंबर पे है। 14-16 क्योंकि 2 रिपीटेशन। हामिद अंसारी ये 2 बार, और एक और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 बार क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। 2 बार उपराष्ट्रपति।
2 बार उपराष्ट्रपति। तो 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब के बीच? 1952 से 1957 के बीच, 1957 से लेकर 1962 के बीच। ये पहले व्यक्ति हैं। और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी ये कब बने थे? तो ये 2007 से लेकर 2012, 2012 से लेकर 2017 से लेकर 2017। महिला उपराष्ट्रपति कोई नहीं। महिला उपराष्ट्रपति कोई बना है अब तक? आंसर है नहीं। महिला उपराष्ट्रपति है नहीं। समझ में आई बात? अब तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बना है। कोई भी महिला उपराष्ट्रपति अब तक नहीं बना है। एक चीज और इसमें पूछी जा सकती है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये ऑफिस में इनकी भी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर, देखो 2 लोग मरे थे, ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगला देखिएगा। देखो एक ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्नीस सौ 69 में इनकी क्या हुई थी? राष्ट्रपति थे ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई। ऑफिस में मृत्यु। तो ये जब मर गए तो इनके स्थान पे कौन आए थे? इनके स्थान पे बीबी गिरी। इनके स्थान पे बीबी गिरी ये उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति किस समय थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और दूसरी एक घटना जब होती है फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु होती है। फखरुद्दीन अली अहमद, पहले ये हो गए, दूसरे ये फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनकी भी ऑफिस में मृत्यु हो गई। ऑफिस में मृत्यु। इनकी भी ऑफिस में क्या हुई थी? मृत्यु। ऑफिस में मृत्यु। अब ऑफिस में मर गए तो फखरुद्दीन अली अहमद के स्थान पे कौन आए थे? तो फखरुद्दीन अली बीडी जत्ती। तो ये बीडी जत्ती किसको बनाया गया था? बीडी जत्ती को जो उस समय के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति। इनको क्या बनाया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति।
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पूछा जाए किसने काम किया है, तो ये दो नाम याद रखिएगा, कौन दो नाम, एक बीडी जत्ती वाला और दूसरा नाम बीबी गिरी वाला। बीबी गिरी और बीडी जत्ती ये दो ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। अगला अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति भी बने और साथ में उपराष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने। इनका नाम क्या था, यम हिदायतुल्लाह, यम हिदायतुल्लाह। नाम क्या था, यम हिदायतुल्लाह, यम हिदायतुल्लाह। ये दोनों बने थे। अब लास्ट वाले में हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि जगदीप धनखड़ ये किसको पराजित किए थे। 14वें ये आपके जगदीप धनखड़ हैं। अगला 14वें उपराष्ट्रपति, जगदीप क्रम में पूछा जाए तो ये 16वें हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति वाइज 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये कहां, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में भी, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में भी ये कार्य किए हैं, गवर्नर के रूप में भी। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जगदीप धनखड़ एक चीज और इसमें जगदीप धनखड़ से पूछा जा सकता है कि इनके अपोजिशन में कौन थे। इनके 11 अगस्त 2022 को इन्होंने, जगदीप धनखड़ ने शपथ लिया है। जगदीप धनखड़ इनके द्वारा शपथ 11 अगस्त 2022, 11 अगस्त 2022 के द्वारा शपथ ली गई। किसके द्वारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी यानी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको शपथ दी गई है। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने हराया किसको है, जगदीप धनखड़ ने हराया किसको है, किसको हराया है, किसको पराजित किया, तो ये पराजित किए हैं मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा को पराजित किए हैं, जो किसका, इंडियन मार्गरेट अल्वा को इनके द्वारा पराजित किया गया है। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, ये वोट मिले 528 वोट मिले थे। इनको मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये जो जगदीप धनखड़ हैं ये बीजेपी से कंडी
कैंडिडेट थे। टोटल वोट अगर आप देखना चाहते हो, कुल वोट, टोटल वोट, तो आपका 528 प्लस 182, तो ऐड करो, 8 2 10, 8 2 10 11, 5 1 6 1 7, 710 वोट डाले गए थे। कितने? 710, 710 वोट डाले गए थे। टोटल स्ट्रेंथ पूछा जाए ये 710, लेकिन अब्सेंट हो इन सब, टोटल स्ट्रेंथ पूछा जाए, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये है 780, 780 कितनी है? 780 है। वोट कितने डाले गए? 710। तो इस प्रकार हमने करंट का जितना लेटेस्ट आपका अपडेशन हो सकता है वो सब हमने आपको करवा दिया। तो ये आपका अब उपराष्ट्रपति पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।